हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस सेशन के थ्रू हम कंटिन्यू करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की लर्निंग और हमारा चैप्टर चल रहा है थ्योरीज़ का। सो इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी। आई होप आपने लास्ट सेशन को बिल्कुल ध्यान से सुना होगा, तो एक ब्रीफ इमेज होगी। वैसे तो ये भी सेशन हमारा एक इमेजनरी सेशन है, लाइक आपके जो माइंड में पिक्चर्स हैं उसको क्लियर करना है हमें और डिटेल में, ताकि जो मेन हम टर्म्स को समझने जाएं या उसको पढ़ने जाएं तो उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप्ड हो। बट स्टिल इस सेशन का बेनिफिट उन एरियाज़ में हो जाता है जहां आप इसको थोड़ा सा आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको एक आइडिया लगने लगेगा कि आप आंसर राइटिंग में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसीलिए इस सेशन को हम सेपरेटली कवर कर रहे हैं, सो दैट कुछ स्टूडेंट्स को अगर लगेगा तो वो उसका रिविजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट सेशन में आपको इंट्रोड्यूस कराया तो मैंने स्क्रीन शेयरिंग के लिए इस सेशन में भी कुछ नहीं है, और आप अपने रिस्पेक्टिव बुक्स को रेफ़र करेंगे। और अगर आप कोई बुक रेफ़र अभी तक नहीं कर रहे हैं तो हम आपके नॉलेज में ये डाल दें कि हमारा ऑटो PDF इज़ रेडी है। और अगर आपने सॉफ्ट कॉपी में लेना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट द टीम। हार्ड कॉपी हम केवल ऑन रिक्वेस्ट में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एंड स्टूडेंट डोंट वांट टू पुट देयर मनी, बिकॉज उसमें अमेंडमेंट्स भी नहीं आते, आपके कोई जो चेंजेस हैं या आपका कोई डायनेमिक चीज़ आप उसमें कवर नहीं कर पाते हैं। तो हर स्टूडेंट नहीं डिमांड करते, तो जिनको चाहिए होगा वो ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं हार्ड कॉपीज़। ठीक है, तो उसके लिए आप टीम को अप्रोच करेंगे एंड टीम आपसे इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, और इस सेशन में भी हम जो कवर करने जा रहे हैं इंडिविजुअल थ्योरीज़ को, उसमें भी हम आपके साथ कुछ भी स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे। हम फ्यूचर सेशन में जब इंडिविजुअल थ्योरीज़ को कवर करेंगे ना, आई शेयर विद द स्क्रीन। ओके, तो हमने लास्ट सेशन में ये देखा कि 4 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की लैंग्वेज में 4 तरीके के हमारे जो है फेसेस होते हैं। ठीक है, एक था आपका प्री क्लासिकल, दूसरा क्लासिकल, तीसरा था न्यू क्लासिकल एंड लास्ट आपका मॉडर्न। राइट, तो यहाँ पे हम ब्रीफ एक ओवरव्यू लेंगे सारे एराज का, ताकि आपके माइंड में अगर आंसर राइटिंग हो तो कैसे लिखना है या आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चीज़ क्या है, वो आपको एक ब्रीफ इमेजिनरी बनाएगी। राइट, तो हम पहले डिस्कस करेंगे प्री क्लासिकल एरा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो थ्योरी है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, उसका एवोल्यूशन जो है वो जनरली जो स्टार्ट हुआ था वो क्लासिकल एरा से हुआ था, क्योंकि वहाँ पे रिटन पेपर्स देखने गए थे, सारी चीज़ें एग्जिस्ट हो रही थी। ठीक है, और वहाँ पे सारी चीज़ें दिखने लगी थी कि ये भाई डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, बट व्हेन वी सी द अर्लियर फिलोसफर्स का वर्क, हम उनका अगर देखें प्री क्लासिकल एरा में, तो उन्होंने भी बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए, कुछ मॉडल्स लेकर आए, जो कि लेटर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के लिए एक रूट का काम किया है ना। तो प्री क्लासिकल एरा में जो रूट का काम किए उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, लाइक रॉबर्ट ओवन, एडम स्मिथ, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। तो ये लोग एक रूट का काम किए थे। रॉबर्ट ओवन का जो थे वो पायनियर थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ठीक है, और उन्होंने जो है लिविंग लाइफ और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सके उस पर उन्होंने काम किया था। ठीक है, सो इन्होंने एम्प्लॉयज़ को इक्वली इम्पॉर्टेंट माना था। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी मशीन्स, उन्होंने एम्प्लॉय को भी इक्वली वेटेज दिया था। सोचिए प्री क्लासिकल एरा के टाइम में, ठीक है, तो एम्प्लॉय आर गिवन एन इक्वल इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एज द मशीन। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, ये पहले ऐसे थे जिन्होंने एम्प्लॉय को मैनेज करने के बारे में सोचा, रेदर देन उनको ऑर्डर देने में कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है, उन्होंने मैनेज करने पे किया और कोशिश की कि एग्रीमेंट हो, सारे लोग एग्री हो आइडियाज़ के बीच में, कुछ भी आइडियाज़ हो रहे हैं, रेदर देन उनके ऊपर इम्पोज किया जाए आइडियाज़। ठीक है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो एक चीज़ इन्वेंट की थी उसका नाम था साइलेंट मॉनिटर। रॉबर्ट ओवन ने साइलेंट मॉनिटर को इन्वेंट किया, जो कि यूज्ड हुआ एज अ मीन्स ऑफ डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, जिसको कि वो स्टाफ अप्रेजल के लिए यूज़ किया करते थे। एक ब्रीफ आइडिया है, बस नॉलेज के लिए आप रखेंगे, एंड अदरवाइज इफ़ यू आर गेटिंग द PDF तो वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट इस प्री क्लासिकल एरा के टाइम में थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या थे, वो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। ठीक है, उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया था, आपने कई बार अपने 11th-12th के कोर्स में भी पढ़ा होगा अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के थे तो। डिवीजन ऑफ लेबर पे फोकस किया था। ठीक, स्पेशलाइजेशन किया था। उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी लानी है अच्छी तो स्पेशलाइजेशन लाना है। ठीक है, उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था,
इनविजिबल हैंड प्रिंसिपल लेकर आए थे। वो क्या था, ये इंपॉर्टेंस किस पे रखता था, अलाइनिंग द इंसेंटिव्स टू द लेबर, ठीक है, और जो लेबर को इंसेंटिव दिया जाएगा उससे मदद मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, ठीक है। सो एडम स्मिथ में आपने अगर नोटिस किया तो डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया। और कौन थे, चार्ल्स बेबेज थे। चार्ल्स बेबेज पीस है ऑपरेशन रिसर्च और मैनेजमेंट साइंस पे फोकस किया था, ठीक है। तो इन्होंने जो एम्फसाइज किया वो वर्क स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया और बोलते थे कि प्रॉफिट शेयरिंग करनी चाहिए। प्रॉफिट शेयर करेंगे ना अगर एम्प्लॉय के साथ तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। तो इन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर भी इन्वेस्ट किया, वर्सटाइल कंप्यूटर इन्वेंट किया, है ना, पंच कार्ड मशीन इन्वेंट करी, ठीक है। तो इसीलिए इनको इन सब वजहों से क्या बोलते थे, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग बोल दिया जाता था। चार्ल्स बेबेज आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगता है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं, सोशल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, जो कि मिड ऑफ 1920 सेंचुरी में आ जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगता है और फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो क्या होता है, इंटरेस्ट किस पे आने लगता है, पीपल की ओर आने लगता है, ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व होने लगती है, डायनेमिक होने लगती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा प्री क्लासिकल एरा एंड हो जाता है और फिर क्या आता है, क्लासिकल एरा और दी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। आपको पता है ये जो एरा है ना, इस पीरियड में किस रिसर्चर ने काम किया है उसको, उसका आपने देखिए मैक्सिमम क्या है ना, कोर्स में प्री क्लासिकल एरा नहीं आता। क्यों, क्योंकि इसके रिसर्च वर्क इतने अवेलेबल नहीं, बस दे गेव अस सम काइंड ऑफ रूट, है ना। मेनली जो आपका कोर्स का प्रोग्राम होता है वो क्लासिकल से होता है। तो मैंने बोला क्लासिकल एरा, तो सपोज मैं अभी आपसे कुछ बता रही हूँ वो आपके माइंड में स्टोर नहीं होती, तो करना क्या है, क्लासिकल एरा के अंदर जब हम आगे चल करके सारे थ्योरिस्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम लोग, एडम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, सिस्टम अप्रोच पढ़ेंगे, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो कौन से एरा के अंदर कौन कौन थे, बस उतना याद रखोगे तो आप अपने आप आंसर लिखना मतलब आपका आंसर राइटिंग स्किल आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए वरीड नहीं होंगे, ठीक है। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आ गई क्योंकि ट्रेडिशनल में कुछ लूप होल्स थे, कुछ फ्लॉस थे, है ना। तो क्लासिकल आ गया, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, पावर आ गया, मशीनरी आ गई, ठीक है। अब जो है प्रोडक्शन वर्कर और फैक्ट्री सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आ गए, है ना। अब क्या हो गया, कैपिटल इंटेंसिव हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। तो वर्क प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट जो केवल बोलता है कि अगर आपको कोई लाइन वर्क करना है, लाइन ऑफ वर्क करना है, तो उसका केवल एक ही बेस्ट वे हो सकता है, उसको बार बार करोगे तो आप कमांड हो जाएगा और काम जल्दी जल्दी होगा और अच्छे से होगा। दूसरा आता है आपका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम, किस पे फोकस करता है, हायरार्कीज पे, स्ट्रिक्टनेस पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, प्रोसीजर्स पे, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क पे फोकस करता है, ठीक है। तो एक हो गया आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट क्लासिकल एरा के अंदर, दूसरा होता है ब्यूरोक्रेटिक एंड तीसरा होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है, वो ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है। अगर आप ध्यान दें तो ये आपने हेनरी फ्योल हो गया, ठीक, साइंटिफिक टेलर्स हो गया, ब्यूरोक्रेटिक मैक्स वेबर हो गया। तो इसको हम सेपरेटली कवर करेंगे ना तो आप क्लासिकल एरा के अंदर उसे लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिकल एरा जो है 3 स्कूल ऑफ थॉट में मेनली डिवाइड हो जाता है। जो क्लासिकल थॉट है वो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मशीन नहीं, ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस पे फोकस करता है, ठीक है। ये क्लासिकल थ्योरी है वो ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली में एज अ मशीन फोकस करता है इंस्टेड ऑफ ह्यूमन, ठीक है। वो ये बस मानता है कि ह्यूमन जो है वो मीन्स है, ठीक है, ठीक है, और जो है वो मशीन का एक कॉम्पोनेंट है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी एफिशिएंसी तभी इंक्रीज करेगी जब भी वो ह्यूमन को एज अ कॉम्पोनेंट मानेगी और वो कॉम्पोनेंट एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर्मलाइजेशन है काफ़ी स्ट्रक्चर में क्लासिकल एरा के अंदर। कौन कौन मेन कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं क्लासिकल एरा में, मैंने बताया एडम स्मिथ और आपका फ्रेडरिक टेलर्स हैं, चार्ल्स बेबेज, मैक्स वेबर, ठीक है, हेनरी फ्योल, ये सारे आपके मेन कंट्रीब्यूटर आते हैं क्लासिकल एरा के अंदर, ठीक है। अगर हम एडम स्मिथ की बात करें तो स्मिथ फोकस किस पे करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क पे, ठीक है, स्पेशलाइजेशन पे फोकस रखते हैं ताकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो इम्प्रूव हो, है ना। और अगर हम मैकुलन की बात करते हैं तो मैकुलन की बात करते हैं तो वो किस पे है,
वो स्मिथ के ही जनरल प्रिंसिपल पे काम करते हैं और वो कॉन्सेंट्रेट क्या करते हैं, वर्टिकल फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि सारी चीज़ें वर्टिकल होनी चाहिए, वर्टिकल फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है, हु रिपोर्ट्स टू हुम, ठीक है। कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी साइंटिफिक मेथड से, अब टेलर आ गए तो किस में होगा, साइंटिफिक मेथड से, कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, जब भी साइंटिफिक मेथड ऑप्ट करा, ठीक है, कि एक बेस्ट वर्क है उसी को ऑप्ट करो। अभी आपको चीज़ें थोड़ी सी अगर कॉन्फ्लिक्टिंग लगेंगी, बिल्कुल वरीड नहीं होंगे, जब हम इंडिविजुअली इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, सारी पिक्चर्स आपको क्लियर हो जाएंगी। तब आप एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे मैंने क्लासिकल थ्योरीज आपको समझा दी है ना, तो जब भी सारी थ्योरी कर लिया ना, तो इस वीडियो को एक बार क्विक देख लेना, तो आपके माइंड में ये फ्रेम हो जाएगा कि सपोज क्लासिकल थ्योरी पे एज अ ब्रॉड हेड आपका आंसर राइटिंग आ गया तो आप कैसे लिख लोगे। ये काम जरूर करना, इसको कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। वेबर ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया था, तो क्या है, देयर इज अ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं क्लासिकल एरा के अंदर। हेनरी फ्योल का अगर आप देखेंगे तो उसने 14 प्रिंसिपल लेकर आ गए कि भाई ये 14 प्रिंसिपल ऑप्ट कर लें, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो ग्रेट मैन्स वी टॉक्ड अबाउट, दे गिव अ वेरी बिग थ्योरीज, ठीक है, और एक तरीके से जो रूट दिया गया था प्री क्लासिकल एरा में, उनका इन्होंने यूज़ करके जो है क्लासिकल एरा में काम किया और ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन माना, ठीक है, और डिवाइड कर दिया उसको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में, ठीक है। तो ह्यूमंस के इमोशंस को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन को मशीन मान लिया गया कम्प्लीटली, ठीक है। ये जो थ्योरी है एम्फसाइज करती है स्पेशलाइजेशन पे, कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ पे, प्रोडक्शन प्रोसेस पे मेनली फोकस करती है, ठीक है, और किस पे, वन बेस्ट वे, ठीक है, एक बेस्ट वे है जिस वे पे आपने काम को डिवाइड करना है, टास्क को, ठीक है, और उस तरीके से आपके काम कंप्लीट होंगे, ठीक है, और कैसे टास्क को ग्रुप टुगेदर करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे कोऑर्डिनेशन लाना है, वो फोकस होता है आपका क्लासिकल एरा में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़, है ना, दीज आर एक्सप्लेन इन दिस एरा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्लासिकल एरा में ऑन एन एवरेज 6 मेन पिलर्स बन के आते हैं जिस पे पूरी थ्योरी बेस्ड होती है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, स्केलर ऑफ फंक्शनल प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रक्चर एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इस थ्योरीज के खुद अपने एजम्पशंस हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने मशीन मान लिया है, ये बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर्ड होंगी डिपार्टमेंट के फॉर्म में, और क्या, ऑर्गेनाइजेशन एंड जो पीपल हैं वो रैशनल इकोनॉमिक बीइंग्स हैं केवल, और क्या, डिवीजन ऑफ लेबर पे फोकस किया है, स्पेशलाइजेशन पे कि डिवाइड तोड़ो और मैक्सिमाइजेशन आउट हो जाएगी, प्रोडक्शन हाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्कर को कंपोनेंट माना गया है ऑर्गेनाइजेशन मशीन का, ठीक है, और जो कि बोला कि मशीन हो वर्कर भले नहीं हो, रिप्लेसेबल है, ठीक है। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने क्या माना, मशीन माना है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो कि फॉर्म्ड हुई है प्रोडक्शन रिलेटेड और केवल इकोनॉमिक्स गोल्स को पाने के लिए, ह्यूमन सेंटिमेंट नहीं चाहिए, है ना। तो अब ह्यूमन सेंटिमेंट नहीं चाहिए तो क्रिटिसिज्म हो गया ना। तो क्रिटिसिज्म क्या हुआ इसका कि बहुत फ्यू इन्होंने ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट किए ग्राउंड लेवल पे, मशीन वर्क था, फैक्ट्री पे विजिट किया, उस हिसाब से इन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बहुत सारे जो इनके एग्जेम्पशंस हैं क्लासिकल एरा में क्रिटिसाइज्ड हुए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लोज सिस्टम माना, ठीक है। क्लोज सिस्टम माना, क्लोज सिस्टम क्या होता है, जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता है। इन्होंने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट का, इन्होंने कहा बस क्या है कि इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, ठीक है, बिकॉज वो केवल स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिकल एरा में क्या है, स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ओपन सिस्टम है जो इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से और रेगुलरली करता है, ठीक है। और क्या, इनके एजम्पशन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, मैकेनिस्टिक है, केवल मशीन ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बोल दिया ये मशीन है भैया, विदाउट पीपल काम करेगी। इज दैट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे पीपल को केवल मीन्स माना गया टू अचीव दैट एंड्स, ठीक है, फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं करेगी, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया, राइट। और क्या, ह्यूमन के बिहेवियर को नहीं एक्सप्लेन किया गया इन्होंने, ठीक है। और क्या, ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी, भाई स्ट्रक्चर बना दी लेकिन उस वो भी तो इन्वायरमेंट से अगर इंटरेक्ट करेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होंगी, तो वो भी इग्नोर हो गई है इसमें, है ना। सो फ्लैक्सिबिलिटी नहीं गया। ब्यूरोक्रेसी में क्या हुआ, सेंटर्स बन गए, ब्रांचेस बन गए, यूनिट्स बन गए, बट अब फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है।
फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है विद इन द सिस्टम, मल्टीटास्क होना पड़ता है, टीम वर्क चाहिए होती है। आज के ज़माने में ये ज़रूरी है, लेकिन वो उन्होंने कंसिडर नहीं की। तो क्लासिकल एरा में ये आपके जो है ड्रॉबैक्स हो गए, क्रिटिसिज्म हो गए, ठीक है। तो आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। प्री क्लासिकल तो बहुत छोटा सा मैंने आपको हाईलाइट किया, बट क्लासिकल में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। मैक्स वेबर्स हो गया, आपका टेलर्स हो गया, ठीक है, और कौन से आपके हेनरी फ्योल इंक्लूड हो गया इसमें, एडम स्मिथ हो गया, है ना, चार्ल्स बेबेज भी आ गया इसमें, ठीक है। तो मैंने इनके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू किया है। उसके बाद अब इंडिविजुअल इनकी थ्योरी को हम इंडिविजुअल सेपरेट थ्योरीज में कवर करेंगे, राइट। उसके बाद आता है हमारा न्यू क्लासिकल एरा। न्यू क्लासिकल एरा क्या है? अब इन्होंने देखा कि आउटपुट पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन एम्प्लॉय के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। तो क्या है, मशीनिक सिस्टम चल रहा था अभी तक, ठीक। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो थी वो कहीं ना कहीं टेंशन बन रही थी वर्कफोर्स और मैनेजमेंट के बीच में। अब ये टेंशन है भैया, अब टेंशन बढ़ती जा रही है, तो इस टेंशन को आप रिसॉल्व करेंगे, और उसके लिए आ जाता है आपका न्यू क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो अब क्या है, जो स्टडीज कैरीड आउट होंगी वो क्या आइडेंटिफाई करेंगी, ये जो अनप्लेजेंट आउटकम आ रहे थे क्लासिकल वजह से, उससे उसके ऊपर स्टडीज होगा, उससे इंस्पिरेशन लिया जाएगा और न्यू थ्योरीज लेकर आएंगे, ठीक है। और ये जो न्यू थ्योरीज आएंगी न्यू क्लासिकल सिस्टम में, वो ह्यूमन के ऊपर फोकस होंगी, ह्यूमन इश्यूज के ऊपर फोकस होंगी। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी किससे रिलेटेड हो गई? ह्यूमन्स के ऊपर हो गई, ह्यूमन इश्यूज के ऊपर हो गई, क्योंकि क्लासिकल आपकी किससे रिलेटेड थी? मशीन से रिलेटेड थी, ठीक है। तो कौन कौन इसमें मेनली आपका एल्टन मेयो के बारे में आप सुने होंगे, जो हॉथन स्टडी कंडक्ट की है, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई, बट वो ह्यूमन रिलेशंस को उन्होंने कंडक्ट किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया स्टाइल ऑफ लीडरशिप्स को, ह्यूमन के इमोशंस को, वर्किंग कंडीशंस को, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के इशूज़ को जो है एल्टन मेयो ने कंसिडर किया है, ठीक है। एम्प्लॉय के आउटपुट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उनकी जो स्टडी है ना, वो उन्होंने ये रिवील किया कि एम्प्लॉय को से अच्छा काम कराना है तो केवल इंसेंटिव पे डिपेंड नहीं करता है, वर्किंग कंडीशंस हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज हैं, उस पर भी फर्क करते हैं। तो इकोनॉमिक इंसेंटिव जो है वो एनफ नहीं है, ठीक है, ताकि एम्प्लॉय को उनके साइकोलॉजिकल, उनके सोशल मोटिवेटिंग फैक्टर को भी ध्यान में देना है, उनके डिफरेंट सोसाइटल फैक्टर्स को भी फोकस में रखना है, ठीक है। तो इनफॉर्मल वो ये बोलते हैं कि ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उसके अंदर सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को पुशअप करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, है ना। तो को वर्कर जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे, उनका वर्क बिहेवियर जो इम्प्रूव होगा वो केवल इकोनॉमिक पैसे से, इंसेंटिव से नहीं है, और भी उनके इमोशंस के ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि वर्कर क्या है, सोशल बीइंग्स हैं, उनकी कुछ सोशल नीड्स है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी क्लासिकल थ्योरी में, है ना। तो उसको इन्होंने जो है वर्क किया उस पर, ठीक है। उन्होंने कहा ये तो भाई सोशल बीइंग है, इनकी कुछ सोशल कंस्ट्रेशन है, जिसको कि अब प्राइमरी मोटिवेटर मानना है, उनके बिहेवियर को, उनके वर्क परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी, अब क्लासिकल मशीन पे, न्यू क्लासिकल ह्यूमंस पे, ठीक है। तो दो मेन सोर्सेज किया कि सोशलॉजिस्ट एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो अगर ग्रुप वर्क हो रहा है, टीम वर्क हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिलेशन स्टडी, यानी ह्यूमन रिलेशन स्कूल। और इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना है तो बिहेवियरल स्कूल, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस करता है, और ये सारे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, है ना। और ये जो थ्योरी है वो एज्यूम करते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है ना वो इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन उनके बिहेवियर को तभी प्रिडिक्ट कर सकती है जब वो सोशल और उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को स्टडी करेगी, है ना। तो ये मेनली पॉइंट आउट कर दे कि ह्यूमन बींग्स जो है वो हर वक्त रैशनली बिहेव नहीं करता, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इंडिविजुअल के गोल से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको भी स्टडी करना है। देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकनसाइल दीज टू गोल्स, है ना, तभी ऑर्गेनाइजेशन कुछ अचीव कर पाएगा, ठीक है। न्यू क्लासिकल, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल जो आपका थ्योरी है और जो एरा था वो हाईलाइट करता है मेनली ह्यूमन बींग को, ठीक है। और कई ऑथर्स ने ये भी बोला है कि इस थ्योरी में 4 मेन पिलर्स बन के आते हैं, एक स्केलर एंड फंक्शनल, दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर, तीसरा स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कौन कौन इनके मेन जो है कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं न्यू क्लासिकल के? अब्राहम एच मास्लो रहे हैं, उसके बाद हेंसबर्ग भी रहे हैं,
ठीक है, मैग्योर रहे हैं, हम इसको सेपरेटली कवर करेंगे। लिंस्कार्ट रहे हैं, किट डेविस हैं, है ना, ये लोग सारे लोग जो है ह्यूमन रिलेशंस पे फोकस करते हैं। अब भाई इसके भी तो कुछ क्रिटिसिज्म रहे होंगे, हर चीज़ तो परफेक्ट है नहीं भाई, ये तो क्योंकि केवल ह्यूमन बींग पे फोकस कर रहे हैं, तो ये लीगल एरियाज को इग्नोर कर रहे थे। एक्सपेरिमेंटल, अब भाई ह्यूमन नेचर है, बार बार चेंज होता है, अनसर्टेन है, उसको भी इन्होंने कंसिडर नहीं किया। हर बिजनेस में ये अप्लाई नहीं हो सकता, हर टाइप के बिजनेस के लिए अलग है, इन रियलिटी इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, तो एसेंशियल जो मॉडिफिकेशन है अप्रोच में, ठीक है, बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्कफोर्स, वो भी इग्नोर हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो न्यू क्लासिकल के भी अपने कुछ क्रिटिसिज्म है। हॉट एंड स्टडी इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट, वो खुद भी फेल हो गया था हॉट एंड स्टडी, क्योंकि वो को रिलेशन नहीं कर पाया वर्क प्लेस कंडीशन और प्रोडक्टिविटी को, है ना। हर जगह के अलग एरिया रिक्वायरमेंट है, तो इसके भी खुद अपने स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म है, ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट हमारी थ्योरी आती है वो होती है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कंपाइलिंग है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करती है क्या? वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आपका क्लासिकल मॉडल विथ सोशल एंड बिहेवियर, यानी ये दोनों का कंबाइन है, दोनों के प्लस एरियाज को लिया हुआ है इसने। तो मॉडर्न ऐसा नहीं है कि वो थ्योरी भी काम की नहीं है, वो भी काम की है, आज के किसी किसी एरिया में वो काम आती है। ठीक है, तो वो कम्प्लीटली ओवर नहीं हुई। ठीक, तो मॉडर्न थ्योरी क्या है? इसने ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम मान लिया गया है, जो कि अब एनवायरनमेंट से अडेप्ट करेगी, एनवायरनमेंट को सर्वाइव करेगी और प्रॉस्पर करेगी। ठीक है, सो ये ऑर्गेनाइजेशन को एक म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल मानती है, और ये बोलती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिवाइडेड है इनटू द सब सिस्टम्स। ठीक है, और सारे लोग इंटर रिलेट हैं। तो इसने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा ही ओपन सिस्टम मान करके रखा है। ठीक है, और जो फीचर है मेनली इस थ्योरी का वो है कि ये प्रोबेबिलिटी पर काम करती है और डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। ये मानती है कि रिजल्ट अनसर्टेन है और चांसेस ऑफ ऑकरेंस नॉन ऑकरेंस ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि भाई डायनेमिक है एनवायरनमेंट। यहाँ पे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या मल्टी लेवल्स हो चुके हैं अब, चीज़ें मल्टी डायमेंशनल हो चुके हैं। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दोनों को रेगुलरली स्टडी करना है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो इसके भी खुद के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? कि बहुत ज़्यादा थ्योरी ब्लेंड हो गई है इसमें, बहुत ज़्यादा थ्योरी इन्वॉल्व हो गई, लाइक सिस्टम थ्योरी भी ले लिया इसी के अंदर, कंटिजेंसी भी ले लिया है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी भी ले लिया है। तो जब भी आप सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं, कंटिजेंसी की सारी मॉडर्न के अंदर आती है। ठीक है, सो ये एक प्रिसाइज रिलेशनशिप नहीं बताता ऑर्गेनाइजेशन और सोशल सिस्टम के बीच में, है ना। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये रियली में मॉडर्न नहीं है, इसने क्लासिकल और उसको कंबाइन करके बस इन्वायरमेंट को ओपन मान लिया, बिजनेस को ओपन मान लिया। ठीक है, और ये जो है सारे ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल भी नहीं हो पाती। हम जब इंडिविजुअली थ्योरीज को कवर करेंगे ना, आपको ये चीज़ खुद क्लियर होने लगेगी तब। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जब भी कोई थ्योरीज कवर हो जाए, जैसे क्लासिकल एरा की थ्योरीज कवर हो जाए ना, तो आप इस वीडियो को फिर से सुनेंगे, तब आपके दिमाग में कि ओ अभी तो मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, एंड दिस कैन बी ऑल्सो अ वैल्यू एडिशन, है ना। तो अगर हम देखें तो जो प्री क्लासिकल एरा था वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल था, वो रूट का काम किया, वो फाउंडेशन का काम किया था ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्लासिकल एरा। क्लासिकल एरा बहुत ही सिंप्लीफाइड था, ओवर सिंप्लीफाइड था, जिसने मैकेनिस्टिक सिस्टम, मैकेनिस्टिक व्यू बोला और बोला मशीन जो है वो विदाउट पीपल काम करती है। फिर लास्ट है, नेक्स्ट है हमारा न्यू क्लासिकल एरा। न्यू चैलेंजेस के ऊपर स्प्रिंगिंग अप हुआ, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन आ चुका था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ चुके थे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्स करना शुरू हो गया था एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो वो क्या, वो ह्यूमन जो न्यू क्लासिकल है वो आपका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को हटा करके मैट्रिक स्ट्रक्चर को लेकर आया। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम आपके ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को बाय बाय बोल देता है और वो कंबाइन ले आता है। ठीक है, सो दिस वी कैन नॉट से दैट कि क्लासिकल एरा या न्यू क्लासिकल एरा मॉडर्न के आने से ओवर हो जाती है। अभी भी कई जगह पे एज अ चैलेंज काम करती है, आंसर करती है बहुत सारे चैलेंज। बिकॉज मैंने क्या बताया, थ्योरीज क्या हैं? थ्योरीज वो रिसर्च वर्क हैं जो कि उन्होंने स्टडी कर ली हैं, और अभी हमारे इन्वायरमेंट में हम कुछ फेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए अगर एक्स थ्योरी एप्लीकेबल है तो हम उसे अप्लाई करेंगे और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, कई बार हो सकता है कि एक ही थ्योरी वर्क करे, कई बार हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्योरीज वर्क करे। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। सो विद दिस वी आर कंक्लूडिंग द
आवर टुडेज डिस्कशन। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था आपके सामने। नेक्स्ट सेशन में हम एरा वाइज जो है थ्योरीज को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे डिटेल में। जनरल एग्जाम में वो आती हैं, ये एरिया भी आता है। अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई है, जिनके पास बुकलेट्स हैं वो बुक से रीड करेंगे, आपकी अपनी रेफरेंसेस बुक से एक बार इसको रीड जरूर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज ये क्लियर हो गया हो कि एराज क्या है, ये एरा एक्चुअली हो क्या रहे थे, क्योंकि बच्चों को यही नहीं क्लियर होता है कि एराज थे क्या, है ना, और एराज का रोल क्या है ना। तो आई होप आज आपको ये क्लियर हो गया कि एराज का रोल क्या है और किसके किसके अंदर कौन कौन से, एक ब्रीफ ओवरव्यू, एक ब्रीफ इमेजनरी पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में जो मेन हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करेंगे एंड विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद आवर मेन दीज थ्योरीज इंडिविजुअली, और हम उसको कोरिलेट करके अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो आई होप द टुडेज सेशन इज नॉट वेरी मोनोटोनस और थोड़ा सा एनर्जेटिक उसको रखेंगे, बिकॉज हो सकता है आपके आंसर राइटिंग पार्ट और इंटरव्यू का ये काम बन सके, ठीक है। तो जब भी कोई भी एरा की थ्योरीज कंप्लीट करेंगे इस सेशन को जरूर से एक बार क्विक रिकॉल करेंगे। आपको इसका वैल्यू अभी नहीं समझ में आएगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेयर दिस एंड रीड दिस, ठीक है। सो गो विद द PDF और एनी एवर बुक यू आर रीडिंग, एक बार इंट्रोडक्टरी फेज को पढ़ लेंगे। अभी मैंने इमेज बना ली तो अब चीज़ें आपके लिए ओवर सिंप्लीफाइड हो चुकी होंगी, नहीं हुई है तो भाई पूछ लीजिएगा और विद इन फ्यू आवर्स में इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए लास्ट 2 सेशन हमारे कंडक्ट हुए हैं, लास्ट सेशन एंड दिस सेशन, कि आपके लिए चीज़ें एक पिक्चर क्लियर हो जाए। बाकी थ्योरीज तो हम सेपरेटली में डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वर्किंग हार्ड।